नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से संजय साव जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। संजय जी की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। ये अपने पूरे वंश के पहले ग्रेजुएट हैं और इनका सपना था एक ऐसी सरकारी नौकरी लें और जितनी भी आने वाली जनरेशन है इनकी फैमिली में, उन सभी को पढ़ाई का महत्व पता चले और क्या बदलाव ला सकते हैं पढ़ाई से, उसको भी वो सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चलिए सीधी बात करते हैं संजय जी से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। स्वागत करती हूँ संजय और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। संजय कैसा लग रहा है इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो एग्जामिनेशन सहारे भी। यस मैम, बहुत ग्रेट फीलिंग है। शब्दों में बयान तो नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा था कि बहुत दिनों से सबकी उम्मीद थी, तो काफ़ी हद तक बहुत मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता मैम। दैट्स वंडरफुल टू नो। और आपने जिस तरीके से कहा कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप मेहनत करते हैं और किसी चीज की शिद्दत से चाह रखते हैं, जब आपको मिल जाता है तो बिल्कुल वो जो खुशी है वो बयान नहीं की जा सकती, जैसे संजय अभी बता रहे। संजय थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मैम, मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो मेरा 2021 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही कंप्लीट हुआ। और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही हम प्रिपरेशन पे लगे हुए थे। और ये आईबीपीएस क्लर्क का मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो और आईबी क्लर्क का पहला अटेम्प्ट क्लियर किया मैंने। संजय कैसे बैंक की तरफ आना हुआ, कैसे सोचा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं? यस मैम, इसकी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैम 10th में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा, तो सबको लगा कि मैं आईआईटी कर सकता हूँ, इसलिए पास के कोचिंग सेंटर में आईआईटी के लिए एडमिशन ले लिया, आईआईटी की प्रिपरेशन करने लगा। लेकिन कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे अंदर कि मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो ऐसा ही हुआ, मैं फेल हो गया पूरी तरह से, जिसकी वजह से मेरे बोर्ड्स में भी काफ़ी कम नंबर आए 12th में। तो उसके बाद मैं काफ़ी हताश था। तो मेरे 10th के जो टीचर थे उनसे मैं काफ़ी अभी भी टच में ही रहता हूँ, कृपा शंकर मिडल नाम उनका। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा सब्जेक्ट में पकड़ काफ़ी अच्छा है, तो तुम अगर देखना चाहो तो बैंकिंग एग्जाम्स को देख सकते हो, सामने कुछ जल्दी भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने बताया। और फिर जहाँ मैं अपने ऑनर्स क्लास के क्लासेस लेता था, उसके बगल में ही कोचिंग हुआ करती थी। तो ऐसे ही बस ठीक है, मन में था, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन करना है, ये भी नहीं पता था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करना है, बस पता था चलो ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सीखने के लिए चले जाते हैं, ट्रिक लोग सिखाते हैं, ऐसा सुनने में आता था कि लोग ट्रिक सिखाते हैं। तो बस ऐसे ही सीखने को चले गए, वहाँ पर गए तो बहुत मजा आने लगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ। मेरे वहाँ सारे सीनियर्स लोग बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों से मैं काफ़ी ज़्यादा जवाब देता था, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, बहुत जल्दी कर सकता हूँ इस एरिया में। तो ऐसा ही हुआ भी। अपने एकेडमिक्स खत्म करने के साथ साथ मैं इधर सिलेक्शन भी हो गया। संजय तो आपने जैसे बताया कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन आप करना चाहते थे और फिर उधर से आप बैंकिंग की तरफ आ गए। जब सोच यस लिया कि मैम। बैंक की तैयारी करनी है तो फिर तैयारी कैसे शुरू हाँ की? मैम, तैयारी इस तरह से शुरू हुआ है। पहले तो मैंने इधर ही लोकल कोचिंग में एनरोल कर लिया था। तो ऐसा नहीं कि इन्वॉल्व करने के मैंने उनसे कहा था कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करना है, एसएससी रेलवे की भी प्रिपरेशन करवाते थे वो लोग। तो मैंने कहा कि आप मुझे इंग्लिश वाले बैच दीजिए, मुझे हिंदी वो त्रिभुज आयत थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आप मुझे इंग्लिश वाले बैच दीजिए। और उन्होंने मुझे बैंकिंग वाले बैच में डाल दिया। तो बस उधर से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया कि बैंक की तरफ मुझे मूव करना है। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गया था बैंक के लिए। तो अब बेसिक्स खत्म करने के बाद मैम मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। मॉक टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए पहले 3 मॉक्स में। तो मैंने मॉक्स देना ही बंद कर दिया डर से। पहले मॉक में आए थे 12.5, अगले में आए 6.25, तीसरे में आए 5.25। मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया। फिर किसी तरह मेरे सीनियर निहाल सिंह ने मुझे कहा कि नहीं चलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, साथ साथ लगे रहो। तो फिर उनके साथ लगे रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे कोचिंग जाकर। तो ऐसे ही धीरे धीरे बनते गया। फिर इंग्लिश कमज़ोर थी, इंग्लिश के लिए फिर से ट्यूशन ली दूसरी
दूसरी जगह एनी मैम के पास। तो फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैम को लगा कि नहीं अच्छा स्टूडेंट है, तो वो भी काफ़ी ध्यान देने लगी। तो वहाँ बैठकर फिर पढ़ते रहना, सुबह 8 बजे जाते थे, 4 बजे निकलते थे, टिफ़िन भी उन्हीं का खाना होता था। तो बस ऐसे ही सबका साथ मिलता गया मैम, और हम लगे हुए हैं। सबका साथ बनता गया, कारवा बना और आज मंजिल आपके पास है। यस मैम। संजय, आपने बताया कि किस तरीके से पढ़ाई होती थी, समझते थे, और कैसे एक इंसिडेंट हुआ उसके वजह से आप बैंक की तैयारी करने लगे, जब इंग्लिश बैच खूब में आपको बैंक के स्टूडेंट्स के साथ रखा गया। यस अलग मैम। अलग 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 स्टेजेस की तैयारी कैसे किया, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ? मैम इधर खास आसपास का माहौल तो बस इसी तरह है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, वही मेरा भी चल रहा था। लेकिन फिर जब लॉकडाउन का पीरियड आया तो समझ में आया कि नहीं, सिर्फ प्रीलिम से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मेंस को भी साथ-साथ लेकर चलते रहना होगा। वो जो मेरे निहाल सिंह तब तक रिक्रूट हो चुके थे एलआईसी असिस्टेंट में, तो वो बताते थे कि जीए सेक्शन को तुम अभी से तैयार करो ताकि मेंस में तुम्हारा काफ़ी मदद मिले। तो उसी वक़्त से हम जीए के सेक्शन को भी प्रिपेयर करने लगे साथ-साथ। ऐसा तो डेली जीए पढ़ते थे। मैम ऐसा होता था कि जैसे ही वीक का हम एक खत्म करते थे, तो उस वीक को भी रिवीजन करना, तो और साथ-साथ प्रीलिम्स का मॉक भी लगाना। तो ऐसे ही दोनों साथ-साथ हम करते गए। ऐसा नहीं कि अलग-अलग हुआ, लेकिन ज़्यादा ध्यान प्रीलिम्स पे ही रहता था। मेंस का कभी-काल एक आध टेस्ट लगा लिए, लेकिन जब भी हम टेस्ट लगाए 3 घंटा पूरा बैठकर हम लगाए। ऐसा नहीं कि एक-एक सेक्शन लगाते थे। जैसा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं, वैसा नहीं किए कभी। संजय, आपने जैसे मेंशन किया कि जब मॉक टेस्ट लगाए कम नंबर आए तो डिमोटिवेट हो हुँ। जाते हैं, उसके लिए क्या करें? मैम ओवरकम बस इसी तरह किया जा सकता है कि आप किसी तरह हर हाल वहाँ जाकर, ऐसा होता है ना कि क्लास में मन भी नहीं लग रहा तो बैठे रहें, किसी तरह अपना प्रेज़ेंस दिखाना है। तो बस उसी तरह प्रेज़ेंस आप दिखाते रहें, उसी तरह हम भी किए, अपना प्रेज़ेंस दिखाते गए, तो धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ता गया। समझ में आता गया कि मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। उस वक़्त ध्यान में रहता था कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, हमको बन जाना चाहिए। फिर वो समझ में नहीं आता था कि 5 मिनट लग रहा है मेरा, या 4 मिनट लग रहा है, या 10 मिनट लगने वाला है इस क्वेश्चन पे। तो इसी वजह से मार्क्स खराब होता था। इस बातों को जब हम ध्यान देने लगे, तो धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ने लगा। एक टाइम आया जब मार्क्स स्टैग्नेंट हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर इसी दौरान ऑनलाइन कोर्सेज़ जब खरीदे थे, तो उस वक़्त पता लगा कि नहीं, इस पे टाइम भी दिखाते हैं ये लोग। तो उन टाइम्स को हम देखने लगे, फिर टॉपर के टाइम को देखने लगे, तो उस तरह से मैनेज करने लगे कि भई हमको इतना टाइम लगना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसी तरह से फिर मार्क्स बढ़ने लगा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उन पे काम करते गए, जो गलत हो रहा था, उस पे काम करते गए, तो मार्क्स बढ़ता गया और काफ़ी अच्छा मार्क्स होने लगा। संजय, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम स्टडी आईक्यू जर्नी में मेरे तो थोड़ा लेट ही आया, मतलब अगस्त के टाइम वही निहाल सिंह हमको बताएँ कि भाई बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, गौरव गर्ग शानदार टीचर हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं। हम भी पैक खरीद लिए। तो उनका जब बैंकिंग अवेयरनेस का मैम पहला क्लास हम देखे ना, तो ज़बरदस्त, मतलब। और इसका भी एक किस्सा बताना चाहेंगे मैम। एनटीपीसी का हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे ओडिशा, और सर का वो निहाल सिंह से हम आईडी लिए थे उनका। तो ट्रेन में हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा अभी देख लें। एक 300 क्वेश्चंस का सेट था, तो पहला सेट हम देखना चालू किए। और विश्वास नहीं कीजिएगा, सर जो पहला 1 मिनट में जो कहे थे कि एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सर हेडक्वार्टर बताए थे, और वो क्वेश्चन मेरा एनटीपीसी में आ गया। तो मेरे लिए बड़ा शानदार बात था कि कमाल हो गया। तो इस तरह से फिर स्टडी आईक्यू का साथ मेरे साथ मतलब हम उनके स्टडी आईक्यू के साथ हैं, और बड़ा शानदार रहा। मतलब हम तो सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी जो लोग हमसे मिलते हैं, हम उन्हीं से कहते हैं कि सर का पढ़ाया हुआ बहुत एग्ज़ाम्स में भिड़ता है, और ख़ासकर बैंकिंग अवेयरनेस कमाल का काम करता है, जो मेरे एसबीआई पीओ इंटरव्यू में भी बहुत काम किया। कार्ड टोकनाइज़ेशन के बारे में मुझसे पूछा गया था, तो कार्ड टोकनाइज़ेशन का जब हम उनसे बताएँ, तो वो लोग काफ़ी उनके चेहरे में स्माइल थी पैनल मेंबर के, तो काफ़ी अच्छा रहा। संजय, क्या आपने स्टडी आईक्यू और गौरव गर्ग सर का जो कोर्स है उसको सब्सक्राइब किया था? यस मैम, स्टडी आईक्यू का कोर्स हम अगस्त या सितंबर के मंथ में लिए थे, ठीक आरआरबी के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही। और हम 300 क्वेश्चंस का इतना हम उसको याद किए, और आपका बैंकिंग अवेयरनेस इतना अच्छे से हम कवर किए काफ़ी टाइम दे देकर, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए थे, खासकर अभी भी जब हम कल सिडबी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। आप प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार हताश होने वाले हैं। आपको लगेगा कि पता नहीं कब होगा, मेरा मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा है। हर एक सेक्शन में हम किसी एक
पर्टिकुलर स्टेज पे आकर फँस गए हैं। तो बिल्कुल एक बात याद रखिए, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो और स्टूडेंट मुझे सुनने वाले मिलते हैं तो हम उनको डॉक्टर गौरव गर्ग सर की एक बात ज़रूर बताते हैं। एक्चुअली हम तो उनके फ़ैन हो गए हैं जब से हम उनकी ये बात सुने। सर कहे थे कि एक बार जब आपकी नाखून नेल्स जो है वो जब बढ़ जाती है तभी आपको पता लगती है कि अरे नेल्स बढ़ गए हैं। तो ये प्रिपरेशन भी उसी तरह है, जब आपकी प्रिपरेशन एक स्टेज पे पहुँच जाएगी ना और जब एग्ज़ाम्स आपके क्लियर होने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे नाखून सच में बढ़ चुके हैं। अब मैं जिस भी एग्ज़ाम की ओर देखूँगा, बहुत कॉन्फिडेंट आप फ़ील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, अब तो इसे क्लियर कर ही लूँगा और ऐसा ही फ़ील हम आज भी करते हैं। संजय, जैसे आप अभी बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में और किस तरीके से स्टडी आईक्यू साथ में रहा है, बहुत सारी फ्री कंटेंट आजकल अवेलेबल हैं, तो फिर आपने क्यों डिसाइड किया हाँ। कि डॉक्टर गौरव गर्ग सर का जो कोर्स है उसको खरीदा जाए? मैम, मेरे लिए ऐसा था कि सच में ₹900 बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने खरीदा था तो मुझे लगा नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। हम सोच रहे थे कि ये मेरे लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इस साल के तक हम सोच रहे थे कि अगर यदि हमसे ना होगा तो हम छोड़ देंगे। बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जा रहे थे उस वक़्त। तो बस सोचे कि नहीं, अब खरीदना है तो खरीदना है और सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ये सारा पैसा हम 1 मंथ में वसूल कर लेंगे, जितना भी हम खर्च करने वाले हैं। एक सैलरी आएगी तो हम सारा वसूल लेंगे। तो ये सोचकर हम बस खरीदे और लगा कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट ये मेरे लिए फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। और एक और बात थी ना मैम कि अ, हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम अपने खानदान के, अब तक मेरे जितने भी रहे हैं, दादा, चाचा जितने भी हैं, सब लोग, मम्मी-पापा, उन सब में हम पहले ग्रेजुएट हैं। इस 2019 में हम पहले ग्रेजुएट हुए हैं पूरे वंश के अपने। तो मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम समझते थे कि मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जितने सारे कज़िन्स हैं, जितने सारे छोटे हैं, अगर यदि हम कुछ ना कर सके तो ये लोग तो करने से रहे। क्योंकि ये लोग देखें कि बड़ा भाई कुछ नहीं किया है, तो भाई हम लोग इतना पढ़ कर क्या करेंगे, तो एमएससी भी कर लिया। तो हम लोग तो 10th के बाद अच्छा है नहीं कि पापा का दुकान सँभाले। हम मेरे पापा मछली बेचते हैं, तो सब लोग कहते थे कि तुम मछली बेचोगे। तो यही सारा मन में था कि नहीं, ये तो हम नहीं करने वाले। और एक अपने घर के लिए एग्ज़ाम्पल भी सेट करना था मैम, क्योंकि बहुत सारे जब फ्रेंड्स के घर जाते थे, तो लगता था कि मेरा जो जनरेशन है और उसके जो दादा या नानी का जनरेशन है, वो जनरेशन अभी मैच करता है। उनके दादा या नानी 2 जनरेशन पहले ग्रेजुएट हैं या टीचर रहे थे, गेज़ेटेड ऑफ़िसर थे, और हम अपने जनरेशन अभी हम 2019 में ग्रेजुएट हुए हैं। तो इस जनरेशन को भी मैम, इस जनरेशन गैप को भी मतलब ओवरकम करना था, फुलफ़िल करना था। इस वजह से मन में था और सोचे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, हर हाल। तो बस ऐसे ही हुआ। संजय, ये बहुत यूनिक और बहुत ही इंस्पिरेशनल जज्बा था आपका कि जैसे आपने बताया आप अपने वंश के पहले ग्रेजुएट हैं और अगर एजुकेशनल डिनेस्टी खड़ी करनी है, आगे वाली जनरेशन को इंस्पायर करना है कि अगर आप बदलाव लाना है तो पढ़ाई करनी है, आपने उसकी शुरुआत कर दी है और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और अपने पूरे घर खानदान को और भी आसपास लोगों को इंस्पायर करें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। संजय, आपने जैसे बिल्कुल बताया कि मैम। आप पहले ग्रेजुएट हैं और आपके पिताजी मछली बेचते हैं और मछली बेचते हैं। और उसके बाद फिर आप तैयारी कर रहे थे। कितना बड़ा सपना ये सबके लिए था, और क्योंकि हम समझ सकते हैं कि परिस्थितियां इतनी फेवरेबल नहीं होंगी, हाँ, किस तरीके से आपने उसको अपने लिए फेवरेबल बनाया? हाँ मैम, सपना तो सच में बहुत बड़ा था, क्योंकि कोई सोचता नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। सब लोगों को लगता था कि हम भी मछली बेचने वाले हैं। कुछ लोग जो समझदार लोग मिल जाते थे, कुछ फ्रेंड्स भी मिल जाते थे जो कहते थे कि हाँ ठीक है, यही करने आए हो तुम, यही कर रहे हो। कुछ समझदार लोग ये भी कहते थे कि जो अगर यदि उनके बच्चे, जो मेरे क्लासमेट्स रहे हैं, तो वो कहते थे कि हम अपने बच्चे को अभी बीपीएससी जेपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो बस हम मुस्कुरा देते थे, हाँ ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कुछ हम बोलते नहीं थे उनको। लेकिन अब जब सुनने को मिलता है तो ये सुनने को मिलता है कि वो अपने बच्चों की शादी की तैयारी करवा रहे हैं। वो बीपीएससी वाला सब कुछ, जेपीएससी वाला सब कुछ खत्म हो गया और हम अपने जॉब में आ चुके हैं मैम। तो काफ़ी मज़ेदार है। और लॉकडाउन का पीरियड भी ऐसा था कि दुकान खासा चल नहीं रहा था, तो देख कर लगता था कि नहीं, बहुत जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो हम इसलिए ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिए कि नहीं, अब ट्यूशन्स नहीं ले सकते तो नहीं दे सकते, अपने पढ़ाई पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा, हर हाल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिमोटिवेशन हर रोज़ आते थे मैम, मन करता था कि क्विट कर दें, लेकिन अगेन मेरे सीनियर निहाल सिंह वो हर वक़्त मोटिवेट करते गए,
कहें कि नहीं बस तुम आज जहाँ हो मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, और आज हम कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, अगर तुम आज छोड़े ना तो अगले हम 2 महीने में तुमसे कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो लगे रहो, तुम बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। तो बस मैं किसी तरह अपने ब्रेथ को या खुद को होल्ड किए और बने रहे, तो बस हो गया। संजय, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के कि अ, आप कभी भी इफेक्ट नहीं होने दिए खुद को, जैसे लोग कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं और कहीं यस आप इसी को कंटिन्यू ना करें। और आपने इन सभी चीजों को पॉजिटिवली लिया और आपने कहा कि आप कुछ बोलते नहीं थे, और डेफिनेटली योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, एंड टुडे योर रिजल्ट्स आर स्पीकिंग सो लाउड। यस मैम, इट्स स्पीकिंग, क्योंकि मैम आज मेरा ग्रामीण बैंक का ज्वाइनिंग डेट भी आ गया है, तो अब लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय भी है। लोगों में ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इस लड़के ने किया है, आप आज लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी सामने से किसी को जवाब नहीं दिए, बोले कि ठीक है, एक दिन मेरा दिन आएगा जब हम कुछ कहेंगे भी नहीं और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। संजय, बहुत सारी चीजें हमने जानी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। फाइनली कुछ टिप्स सजेशन सभी को देना चाहेंगे? यस मैम, सजेशन तो बिल्कुल रहेगा। खासकर ऐसे मुझे सुनने वाले भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे ही जैसे बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जिनको अपना फाइनेंशियल कंडीशन पता होगी, चेंज करना चाहते हैं कुछ अपने लाइफ में, तो बस यही कहेंगे कि आप हर हाल मतलब छोड़ना नहीं है, बने रहिए, किसी तरह बने रहिए। आप बने रहेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। किसी तरह हर हाल आधे घंटे भी पढ़िए, जैसे हम पढ़ा करते थे। अगर यदि हमको किसी दिन भर दुकान में भी बैठना पड़ा, तो मेरे साथ वहाँ मेरे लिए एक बुक ज़रूर होती थी, या हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, या बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास को देख रहे हैं। तो ये हम हर वक्त किया करते थे। अगर यदि आपको अपने घर में खासकर ऐसा हम एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि ठंड के दिनों में मेरे आंगन में मैम धूप थोड़ा लेट से आता था। तो अगर यदि किसी और के आंगन में, किसी और के बरामदे में धूप है, तो हम वहाँ किताब लेकर चले जाते थे। तो ये मत बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको लोग क्या कहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। सबको लगेगा हाँ कि आप बैठकर बस नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो बस उनको कहने दीजिए, कहने ही दीजिए। आपका जवाब एक दिन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और उनको लगेगा, और वही लोग कहेंगे कि भाई सच में पढ़ाई करता था, मेरे यहाँ आकर बैठता था, यहाँ आकर पढ़ता था, और आज इसका रिजल्ट हुआ है। तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, ये कहते हुए अच्छा लग रहा है। वो लोग कहते भी हैं कि मेरे आसपास से कोई लड़का ऐसा निकला तो जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लिया हो। मैम हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा। ये तो खैर छोटा सा अचीवमेंट है क्लर्क निकालना, मुझे भी पता है मैं यहाँ से आगे जाऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप किसी तरह यहाँ बने रहिए, आप खुद को एक चेयर टेबल में टिका के रखिए, हर रोज पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी मत होइए। डिमोटिवेट हो तो ये याद कीजिए कि आपने क्यों इस प्रिपरेशन को चूज किया है, क्यों आपने सोचा कि मुझे इस जगह पे जाना है। तो इसे सोचेंगे, और एक दोस्त तो ऐसा जरूर रखिए अपने लाइफ में कि जो आपको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना करे। तो बहुत मदद होगी आपको, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये बहुत ही खूबसूरत एंड नोट के साथ हम कर रहे कि आप मेहनत करें और एक एग्जाम्पल सेट करें। और संजय, हम यही कामना करते हैं कि जैसे ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, आगे भी आपके सभी एग्जामिनेशन क्लियर हों, आप और आगे बढ़ें, राइज एंड शाइन। थैंक यू सो मच।